हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल की सीरीज क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट की थी, केमिस्ट्री की। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रासायनिक बल गतिकी के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते थे वो करवा दिए हैं। अब आप उन लोगों को अब आप लोगों को क्या करना है कि उन न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों के न्यूमेरिकल जितने मैंने करवाए हैं उन्हीं न्यूमेरिकलों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकलों को। ठीक है, किन न्यूमेरिकलों को पढ़ेंगे? नॉर्मल विलियन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया और मोललता हो गया, इन न्यूमेरिकल्स को हम पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ बच जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, ये आने वाले लेक्चरों में हम क्लियर करें। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो, चैप्टर क्वेश्चन ही नॉर्मलता का है। किसका है? क्वेश्चन नॉर्मलता का है। तो सबसे पहले मेन चीज़ होता है कि ये नॉर्मलता है क्या। तो पहले हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लें, और जब टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से, अगर हमें न्यूमेरिकल पढ़ने हैं तो वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और अगर टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो उसके न्यूमेरिकल हमें टफ ही लगेंगे, कितनी भी बार लगा लें। अगर टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल थोड़ा आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि ये जो नॉर्मलता है ये टॉपिक होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मलता टॉपिक को समझते हैं। देखो, नॉर्मलता होती क्या है। तो हेडिंग डाल लेना नॉर्मलता। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये नॉर्मलता क्या है। इंग्लिश में नॉर्मैलिटी कहते हैं। नॉर्मैलिटी, और इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लें कि डेफिनेशन क्या है। देखो, ये सांद्रता है। क्या है? सांद्रताओं को अलग अलग निकालने के तरीके हैं। क्या है? सांद्रता निकालने के अलग अलग तरीके हैं। क्या है? अलग अलग तरीके हैं। तो रासायनिक यूनिटों में सांद्रता निकालने की विधियां हैं। क्या है? रासायनिक यूनिटों में सांद्रता निकालने की विधियां हैं। यानी पहली विधि जैसे नॉर्मलता हो गई। क्या है? नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता क्या है? मान लो हमारे पास 1 लीटर विलयन है और इसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक घोल रखे हैं, तो उसको हमने नॉर्मलता कह दिया। मान लो 1 लीटर हमारे पास विलयन है और उस 1 लीटर विलयन में हमने विलेय के मोल घोल रखे हुए हैं, तो वो हमारी मोलरता कहलाती है। और अगर 1 किलोग्राम विलयन में, किसमें? 1 किलोग्राम कह रहे हैं, 1 किलोग्राम विलयन विलायक में, सॉरी, 1 किलोग्राम विलायक में अगर हमने विलेय का मोल घोल रखे हैं, क्या घोल रखे हैं? विलेय के मोलों की संख्या घोल रखी है या विलेय के मोल घोल रखे हैं, तो वो हमारी मोललता कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, यानी अलग अलग कंसंट्रेशन रासायनिक यूनिटों में हमें सांद्रता ही निकालनी है, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। तो देखो, सबसे पहले नॉर्मलता के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है, फिर हम इसके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मलता क्या है कि अगर डेफिनीशन लिखें तो हो जाएगा, डेफिनीशन क्या हो जाएगी नॉर्मलता की, कि किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या
संख्या नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती। समझ में आ गया? तो अब अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो देखो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा। एक चीज इसमें और याद रखना कि हम विलयन के लिए, किसके लिए, विलयन के लिए, ये सिर्फ पहचानने के तरीके के लिए है। विलयन के लिए हम टी यूज करते हैं, विलायक के लिए हम बी यूज करेंगे सफिक्स में, और विलेय के लिए, विलेय के लिए बी यूज करते हैं और विलायक के लिए ए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पहचान के लिए है और उससे कोई मतलब नहीं है। किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए है। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? देखो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के 1 लीटर में, किसमें? विलेय के 1 लीटर में। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, यानी विलयन का आयतन लेंगे लीटर में। विलयन का आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांक घुले होने चाहिए, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिख दो या ग्राम तुल्यांक लिख दो। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी? विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन लीटर। लेकिन अब जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, न्यूमेरिकल में विलेय के ग्राम तुल्यांक नहीं दिए होंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो विलेय के ग्राम तुल्यांक है वो हम निकालते कैसे हैं। तो देखो विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे। विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे, भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। भार मतलब समझ में आ गया? भार बटे तुल्यांकी भार होता है। समझ में आ गया? अब मेन समस्या यह है कि हमारे यानी विलेय का जो भार, विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने होंगे तो विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार जो गिवन होगा। अगर विलायक के निकालेंगे तो विलायक का तुल्यांकी भार बराबर विलायक के ग्राम तुल्यांक बराबर विलायक का भार बटे विलायक का तुल्यांकी भार हो जाएगा। लेकिन मेन चीज होता है कि ये तुल्यांकी भार क्या है, ये भी हमें नहीं पता है। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर अणु भार, अणु भार बटे एन। क्या होता है? अणु भार बटे एन होता है। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे एन। जहां पर ये एन क्या है? एन है हमारा, जहां एन है अम्लों की क्षारकता, अम्लता। ठीक है, ये लिख के दे रहे हैं। अम्लों की, अम्लों की क्षारकता और क्षारों की अम्लता, क्षारों की अम्लता और आवेश, आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। क्या हो जाएगा? आवेशों की संख्या, ये हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? आवेशों की संख्या यानी अम्लों की क्षारकता, क्षारों की अम्लता और आवेशों की संख्या। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें बाद में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो अम्लों की क्षारकता और क्षारों की अम्लता है इसके बारे में देख लें थोड़ा सा, ये क्या होती है। देखो हमें तुल्यांकी भार से मतलब है, किससे मतलब है? तुल्यांकी भार से मतलब है। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम बात कर लें, सॉरी, अम्लों की
क्षारकता। कोई अम्ल जितने H+ आयन त्याग सकता है उतनी ही उसकी क्षारकता होती है। क्या हो जाएगी? उतनी ही उसकी क्षारकता होती है। जैसे मान लो हमारे पास HCl है, तो ये अपने जलीय विलयन में एक H त्याग सकता है, H+Cl-। तो इसका मतलब है इसकी जो क्षारकता होगी, जो बेसिसिटी होगी, वो क्या होगी? 1 होगी। इसको हम यहाँ लिख ब्रैकेट में लिख दें, इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 1 होगी। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसमें क्या मिलेंगे? 2H++SO4 डबल माइनस, यानी इसने 2 H त्यागे हैं, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 2 होगी। इसके बाद HNO3 हो जाएगा, तो इसकी अगर हम बेसिसिटी देखें तो कितनी हो जाएगी? 1 H+ त्यागेगा और NO3 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी बेसिसिटी 1 है। अब हम देखें, जैसे CH3 CH3COOH, तो ये एक वीक एसिड होता है, तो ये क्या करेगा? CH3COO माइनस और 1 H+ ये भी त्यागेगा, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो ये होती है अम्लों की क्षारकता, यानी कोई अम्ल जितने H+ आयन अपने जलीय विलयन में त्याग सकता है वह उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्षारों की अम्लता की बात कर लें। क्षारों की अम्लता, क्षारों की अम्लता। देखो, क्षारों की अम्लता की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी? कोई क्षार अपने जलीय विलयन में कितने OH- आयन त्याग सकता है वह क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। तो जैसे NaOH है, हमारे पास क्या है? NaOH है, तो कितने OH त्याग सकता है? 1 OH, Na++OH-। तो इसका मतलब है इसकी जो एसिसिटी होगी वो कितनी होगी? इसकी जो एसिसिटी होगी वो 1, यानी इसकी जो अम्लता होगी वो 1 होगी। जैसे KOH हो गया, KOH हो गया, तो ये हो जाएगा K++OH-। तो इसकी भी एसिसिटी 1 होगी। अगर हम देखें MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ क्या होगा? Mg++OH 2OH-। तो इसका मतलब है कि यहाँ कितने OH त्यागे? 2, तो इसकी जो अम्लता होगी वो कितनी होगी? अम्लता 2 होगी। क्या होगी? 2। समझ में आ गया? तो इसको भी जल्दी से आप लोग नोट कर लें। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े हैं। देखो, अब हम आवेश की बात कर लें। किसकी बात कर लें? आवेश की बात कर लें। तो आवेश किस में होंगे? लवण में होते हैं। किस में होते हैं? लवण में। देखें, जैसे हमारे पास NaCl है, तो NaCl में या तो धन आवेश ले लेंगे Na++Cl-, या तो ऋण आवेश ले लेंगे, कोई एक लेंगे। तो आवेशों की संख्या कितनी है इसमें? इसमें जो चार्ज है वो 1 है। कितना है? चार्ज 1 है। जैसे हम MgCl2 ले लें, क्या ले लें? MgCl2 ले लें, तो इसमें देखें Mg++Cl 2Cl- हो जाए। क्या हो जाएगा? 2Cl-। तो इसमें आवेशों की संख्या कितनी है? 2 है। तो आवेशों की संख्या कितनी हो जाएगी? या तो प्लस वाले ले लो, या तो लवण में क्या होंगे? आवेश होंगे। समझ में आ गया? अब हमें इनका यूज करके हमें क्या निकालना है? हमें इनका यूज करके निकालना है तुल्यांकी भार। क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर, अभी बताया है कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर, समझ में आया? तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे n।
अब मान लो हमें H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है। किसका निकालना है? H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले इसका अणुभार ज्ञात कर लें। अणुभार क्या होता है? परमाणुओं के, सभी परमाणुओं के भार निकाल लो, परमाणु भार निकाल लो, सबको ऐड कर दो। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया। सल्फर का 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? सॉरी, सल्फर का 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौको 64 हो जाएगा। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ऐड करने पर 4 2 6 2 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 98 आ गया। कितना आ गया? 98 आ गया। यानी इसका अणुभार कितना आ गया? 98 आ गया। और एन क्या है? एन अभी बताया, अगर अम्ल है तो अम्लों की क्षारकता होगी। क्या होगी? तो H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ से जो तुल्यांकी भार निकल के आएगा, 2 चौको 8, 2 नौ 18, यानी इसका जो तुल्यांकी भार आया वो कितना आया? H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 आ गया। कितना आ गया? 49 आ गया। समझ में आ गया? तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन था। इसको अगर हम आगे और प्रोसीड करें तो क्या हो जाए? विलेय के ग्राम तुल्यांक अभी बताए हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांक यानी भार बटे तुल्यांकी भार होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दें? भार बटे तुल्यांकी भार। तो देखो, विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह हम क्या लिख दें? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। और ये किस में लेंगे? हम ग्राम में लेंगे। किसमें लेंगे? ग्राम में, तुल्यांकी भार। और विलयन का आयतन तो पहले से ही है लीटर में, तो यहाँ हो जाएगा आयतन, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में लेना है हमें। किसमें लेना है? लीटर में। ml में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लीटर में लेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखो फॉर्मूला हमारा निकल गया नॉर्मलता बराबर विलेय का भार है, भार को हम W से लिखते हैं, और विलेय का है तो विलेय के लिए अभी बताया है, पहचान के लिए हम B यूज करेंगे तो WB ग्राम में हो गया, बटे विलेय का तुल्यांकी भार क्या है? तो विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट होता है E से, और विलेय का है तो EB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EB हो जाएगा। और विलयन का आयतन, तो आयतन को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहचान के लिए विलयन का है ना आयतन, तो ये हो जाएगा T, तो VT हो जाएगा किसमें? लीटर में हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मलता का फार्मूला आ गया। क्या आ गया? नॉर्मलता का फार्मूला आ गया। अगर हम यहाँ ml यूज कर लें तो यहाँ 100 से, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये भी हो सकता है, नॉर्मलता बराबर WB ग्राम में बटे EB गुणे VT। अगर हम यहाँ इसको ml में लें तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो या तो ये वाला यूज कर लो और या तो ये वाला यूज कर लो, दो में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें और हम आगे पढ़ें, आगे अपने सवाल अब जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपना अगला, यानी पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, पढ़ें। देखो सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml में विलेय है। विलेय मतलब घुला हुआ है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं हर बार यही बताता हूँ बेटा कि अगर हमें सवालों को सॉल्व करना है तो सवालों की लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। जब तक सवाल की लैंग्वेज पकड़ में नहीं आएगी तब तक सवाल हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज के जो सवाल होते हैं लैंग्वेज वाले, उनकी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ही
टिपिकल काम होता है, टफ काम होता है। अगर पकड़ में आ गई तो सवाल बन जाएगा, और नहीं आई तो समझ लो सवाल हम कितनी भी कोशिश कर लें, सवाल हमारा बनने से रहेगा। ठीक है, चलें आगे। तो देखो कह रहा है HCl का दशांश तुल्यांकी भार। अब दशांश तुल्यांकी भार का मतलब समझे, विलियन के 500 ml में घुला है, यानी HCl का जो तुल्यांकी भार होगा उसका 10वां अंश। क्या कह रहा है, HCl का दशांश तुल्यांकी भार, यानी HCl के तुल्यांकी भार का 10वां अंश किसमें घुला है, 500 ml विलियन में घुला हुआ है। तो विलियन की नॉर्मलता बताइए। तो आप देख लो कितना आसान हो गया। अगर हमने लैंग्वेज समझ ली तो हमें आसान हो जाएगा, और अगर लैंग्वेज नहीं समझी तो हमें टफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो HCl घुला है, कितना घुला है, जो तुल्यांकी भार होगा HCl का, तो HCl का तुल्यांकी भार देखें तो HCl का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, तो तुल्यांकी भार किसका, HCl का। तो HCl का तुल्यांकी भार हो जाएगा, HCl अम्ल है तो अणुभार बटे n होता है। क्या होता है, अणुभार। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे n। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, HCl का अणुभार देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इसका जो अणुभार होगा वो हो जाएगा 36.5 हो जाएगा, बटे n क्या है, इसकी क्षारकता होगी, अम्ल है तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक ही H क्या कर दे पाएगा, एक ही H डोनेट कर पाएगा। तो इसका जो तुल्यांकी भार आया वो कितना आया, तुल्यांकी भार आया 36.5। अब कह रहा इस तुल्यांकी भार का 10वां भाग किसमें, 500 ml विलियन में घुला है, यानी इसका 10वां भाग, तो इसका दशांश कितना हो जाएगा, HCl का दशांश। तो इसका जो दशांश आएगा यानी 10वां अंश, दशांश, तो दशांश का मतलब क्या हो जाएगा, 36.5 का 10वां अंश, यानी 3.65 ग्राम इसमें घुला हुआ है। किसमें घुला हुआ है, 10वां अंश इसका क्या है, इसमें घुला हुआ, यानी इतना HCl किसमें घुला है, 500 ml विलियन में घुला है। और अभी बताया है कि जो नॉर्मलता का फार्मूला होता है, नॉर्मलता बराबर WB किसमें, ग्राम में, बटे EB तुल्यांकी भार गुणे VT इसमें लीटर में। यही पढ़ा है अभी, लीटर में चाहिए हमें, विलियन किसमें चाहिए, लीटर में। तो विलियन किसमें दिया है, 500 ml विलियन है, यानी जो हमारी विलियन की मात्रा है, VT की मात्रा है वो कितनी है, 500 ml है। तो 500 ml को 1000 से भाग कर देंगे तो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 लीटर, 1/2 लीटर आ गया। बस अब हमें सब कुछ मिल गया है, हमें अपने फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा WB कितना है, तो WB यही है, इसका दशांश भाग घुला हुआ है ना, तो जो घुला हुआ है विलेय का जो भार कितना घुला हुआ है, 3.65 ग्राम विलेय का भार घुला हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा 3.65 ग्राम बटे EB कितना है, EB अभी निकाला है 36.5, और VT कितना है, VT निकाला है अभी 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लीटर में था ना। तो बस नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 3.65, ये 2 ऊपर चला गया, और बटे 36.5। तो एक अंक बाद 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव से दशमलव हटा देंगे। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 365 से 365 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 10, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 10। तो नॉर्मलता बराबर आ जाएगा, नॉर्मलता बराबर 0.2 नॉर्मल विलियन, यानी नॉर्मलता कितनी आएगी, 0.2 आएगी। कितनी आएगी, 0.2 आएगी। या इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति
लीटर। क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर हो जाएगा इसका आयतन, या नॉर्मल केवल n लिख दो। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर भी 0.2n है। क्या है? 0.2n है। यही तो हमसे पूछा है। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.3 m। 0.3 m का मतलब क्या है? 0.3 m का मतलब है कि ये मोलैरिटी दी है, मोलरता दी हुई है। क्या दी हुई है? ये मोलरता है, यानी मोलरता बराबर 0.3 m है। H3PO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो, यानी 0.3 m H3PO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो H3PO4 विलयन की हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब सबसे मेन चीज ये है कि हमें मोलरता दी है। नॉर्मलता का फार्मूला होता है n बराबर WB ग्राम में और बटे EB इंटू VT। तो अब हमारे पास ना तो VT है और ना तो हमारे पास WB है, यानी हमारे पास ये नहीं है। हमसे पूछा है नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध क्या होगा, यानी मोलरता दे दी है। क्या दी है? मोलरता दी है और नॉर्मलता दी है। तो अब हम ये देखें कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध का कोई फॉर्मूला होता है क्या। तो सबसे पहले इसको देख लें कि क्या नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध का कोई फार्मूला होता है। तो आइए देखते हैं नॉर्मलता और मोलरता के बीच के संबंध का फार्मूला क्या होगा। देखो ध्यान से। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें कि जो नॉर्मलता बराबर होता है, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर होता है WB ग्राम में बटे EB गुणे VT लीटर में। क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है WB ग्राम में, और यहाँ हो जाएगा अणु भार। क्या हो जाएगा? अणु भार, यानी MB और VT। ये कहाँ से आए ये बता देंगे। ठीक है, ये मोलरता का फार्मूला होता है। किसका? मोलरता का फार्मूला होता है, यानी ग्राम जो मोल निकालते हैं ना, मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलियन में जितने मोलों की संख्या घोली होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो जो मोलों की संख्या होती है, क्या होती है? मोलों की संख्या होती है, वो क्या होती है? भार बटे अणुभार होती है। क्या होती है? भार बटे अणुभार से हम मोलों की संख्या निकालते हैं। भार बटे अणुभार से मोलों की संख्या निकालते हैं। तो भार आ गया विलेय का भार ग्राम में, और अणुभार आ गया MB। क्योंकि अणुभार को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, तो M से हो गया। B हमारा विलेय का अणुभार है, तो B इसलिए लगा दिया। अब यहां से देखें, यहां से देखो ध्यान से इसमें, ये देखो, इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लें? इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दो। तो देखो अगर हम यहां से इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहां दोनों जगह सेम है। WB अपॉन VT, ये क्या है? दोनों जगह सेम है। तो हम क्या करें, एक काम कर लें, इससे M से MB को इस तरफ भेज दो। तो यहां हो गया MB बराबर WB ग्राम में और बटे VT किसमें? लीटर में। समझ में आ गया? बस अब इसकी वैल्यू, इस W अपॉन VT की जगह हम क्या रख दें? M इंटू MB रख दें इसमें। तो हम लिखेंगे इसको समीकरण 2 ना मान के, इसको समीकरण 2 मान लो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की वैल्यू, समीकरण 2 की वैल्यू
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण दो की वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, समझ में आ गया। तब दो की वैल्यू एक में रख दो तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर है क्या, पहले देखो WB ग्राम में और बटे VT लीटर में। इसको 1/EB लिख सकते हैं, EB को क्या लिख सकते हैं 1/, बस अब पुट कर दो वैल्यू। तो W/VT की जगह क्या रख दें, M/MB रख दें। ये हो जाएगा M/MB इंटू 1/EB, क्या हो जाएगा 1/। तो नॉर्मलता बराबर हो गया, नॉर्मलता बराबर हो गया M मोलरता इंटू MB बटे EB। विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार क्या है, विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और अभी मैंने बताया है कि तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे n। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है अणुभार बटे n होता है। n को अगर हम यहाँ ले जाएं और तुल्यांकी भार को यहाँ ले जाएं तो n बराबर हो जाएगा अणुभार, अणुभार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो अणुभार क्या है MB है, तुल्यांकी भार क्या है EB है। तो n बराबर MB, MB बटे EB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा M इंटू n। ये रिलेशन आ गया, क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n, क्या आ गया मोलरता गुणे n। ये रिलेशन आ गया हमारा, किस में आ गया, ये मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध आ गया, क्या आ गया, मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध का फॉर्मूला है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n। क्या है n, जस्ट अभी बताया है कि अम्लों की क्षारकता होगी, क्या होगी, अम्लों की क्षारकता होगी, क्षारों की अम्लता होगी, और लवण में आवेशों की संख्या होती है, तो आवेशों की संख्या होगी। समझ में आ गया यहाँ से, किसी को कोई समस्या। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अब हम इस सवाल का आंसर निकालेंगे। देखो अगर हमें ये नहीं पता चलता, ये हमें नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध नहीं पता होता, तो हम इस सवाल को नहीं कर पाते। तो अब हम इस सवाल को, इसको जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस सवाल को नोट करें, तो जल्दी से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अभी फार्मूला हमने निकाला, क्या निकाला, n बराबर M इंटू n, यानी नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर मोलरता, मोलरता गुणे n, क्या हो जाएगा मोलरता गुणे। समझ में आ गया, बस इसी फॉर्मूले को लगा दो। तो देखो मोलरता सॉरी, इसमें मोलरता कितनी दी हुई है, मोलरता दी है इस 3m का मतलब, इसका मतलब समझो पहले, ये जो दिया है इसका मतलब है 0.3 मोलर विलयन है, क्या है 0.3 मोलर H3PO4 का विलयन है। तो इनके मतलब है ये मोलरता दी हुई है, क्या दी हुई है, मोलरता दी हुई है। तो मोलरता कितनी दी हुई है, मोलरता बराबर हो जाएगा 0.3m। H3PO4 विलयन की नॉर्मलता, हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है, और H3PO4 दिया है, H3PO4 दिया है। ये अम्ल है, कौन सा है, ठीक है, ये अम्ल है। तो अब इस अम्ल में देखें फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है, क्या दिया है, फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है। तो अब इस फॉस्फोरिक एसिड का अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 3H प्लस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस, ये होता है। इसका मतलब इसकी जो क्षारकता होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 3H इसने रिलीज किए हैं, तो इसकी जो क्षारकता होगी वो 3 होगी। फॉस्फोरिक एसिड की जो क्षारकता है वो कितनी होगी, 3 हो जाएगी। तो अब फॉर्मूला लगा दें n इक्वल्स टू M इंटू n। n कितना है, n हमें निकालना है, n हमें निकालना है। मोलरता कितनी दी हुई है, मोलरता दी हुई है 0.3 दी हुई है, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से 3 लिखो, तो ये हो जाएगा n बराबर 3 3 9, 0.9 n।
क्या हो जाएगा 0.9। समझ में आ गया। तो नॉर्मलता की वैल्यू आ गई 0.9 और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो स्पीड से नोट करते जाओ, कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व किया करो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब ना आए तब सॉल्यूशन देख लिया करो। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। क्या कह रहा है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। 80 ग्राम NaOH को जल में घोल दिया गया है, तो जिसे घोला जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसे हम विलायक कहते हैं, जो बन के तैयार होता है उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, देखो NaOH को घोला गया है, किसको घोला गया है, NaOH को, और 80 ग्राम है। इसका मतलब है कि WB दिया हुआ है 80 ग्राम, 80 ग्राम को घोल दिया गया है, जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। विलयन कितना दिया है, 500 ml दिया है, और हमें पता है कि विलयन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो 500 ml को लीटर में बदलना है, तो 1000 से हम भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर दो, किस में चेंज हो गया, लीटर में चेंज हो गया। इसका मतलब है ये आ गया 1/2 लीटर। क्या आ गया, 1/2 लीटर आ गया VT की वैल्यू। अब हमें नॉर्मलता बराबर, देखो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, फार्मूला WB ग्राम में बटे VEB गुणे VT, इसमें लीटर में। हमें क्या चाहिए, अभी हमारे पास EB नहीं है। क्या नहीं है, हमारे पास EB नहीं है। यहाँ से हम EB निकाल लें। EB कैसे निकालेंगे, अणु भार, अणु भार बटे N। N क्या है, अभी बताया NaOH है, क्षार है ना, तो NaOH की जो अम्लता होगी, तो Na प्लस OH माइनस, एक ही OH रिलीज करेगा, तो N बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और इसका अणुभार कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1, 23 और 1 24, 24 और 16 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। तो अणुभार कितना है, 40 है, और N की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है इसका जो तुल्यांकी भार आएगा वो 40 आएगा। बस सभी वैल्यू दी हुई है, हमें सिर्फ पुट ही करना है। तो वैल्यू पुट कर दो, WB का मान 80 दिया है, AB का मान 40 आ गया अभी, और VT का मान 1/2 है, 1/2। तो 1/2 नीचे 2 आएगा ना, नहीं समझ में आया, इधर देखो 1/2 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 2/40। तो 40 दूना 80 और 2 दूना 4, तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 4N। क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर 4, या इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट अपॉन, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट अपॉन लीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो नॉर्मलता कितनी आ गई, 4N आ गई इस विलेज। समझ में आ गया, 4N कितनी आ गई, 4। तो क्या समझ में आ रहा है सबके, समझ में आ रहा हो तो इस सेशन को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। बस सेम चीज फिर से करना है, क्या करना है, 4 ग्राम। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले छांट लो। देखो WB दिया है, मेन छांटना ही होता है। WB दिया है 4 ग्राम, छांट के केवल रख ही आएंगे। एग्जाम में अगर आप लोग छांट के केवल रख ही आएंगे तो कम से कम 1 नंबर या आधा नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा। कैलकुलेशन नहीं भी करोगे, छांट लो और फार्मूला लगा दो, कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तब भी एग्जामिनर नंबर
दे देगा, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो क्या देगा, कुछ नहीं देगा। फिर जल में घोलकर विलयन का आयतन यानी वीटी कितना बनाया गया है, 250 ml बनाया गया है। कितना बनाया गया, 250 ml बनाया गया है। इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। ये हो गया 1/4 लीटर। कितना हो गया, 1/4 लीटर हो गया। विलयन की नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। और हमारे पास ईबी नहीं है। क्या नहीं है, ईबी नहीं है। और ईबी के लिए अभी बताया है कि ईबी के लिए क्या हो जाएगा, अणु भार बटे तुल्यांक की भार, अणु भार बटे एन होगा। क्या होगा, अणु भार बटे एन होगा। तो अणु भार एन एवज का अभी जस्ट पिछले वीडियो में निकाला है, 40 होता है और एन की वैल्यू 1 होती है। तो ईबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करें, सॉल्व करना शुरू करें। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ग्राम में बटे ई बी गुणे बी टी निकालना है हमें, बी टी लीटर में। ठीक है, तो डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ई बी कितना दिया हुआ है, ई बी हमारा 40 है और गुणे वी टी कितना है, वी टी हमारा 1/4 है। तो 1/4 है, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 4/40। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर आया 4 नीचे आया 10। अब 10 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.4। क्या आ जाएगा, 0.4। क्या यही हमारा आंसर है, तो आंसर है 0.4 नॉर्मल। क्या है, 0.4। समझ में आ गया, आसान लग रहे हैं ना। तो जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा हो सके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है 250 ml N/10 N2CO3 विलयन बनाने के लिए N2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है N2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यानी हमसे पूछा है इस बार WB। क्या पूछा है, WB पूछा है। क्या पूछा है, WB पूछा है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखें तो देखो दिया क्या क्या है, सबसे पहले ml दिया है यानी VT की वैल्यू दी है। VT बराबर दी है 250 ml। इसको हमें लीटर में चेंज कर लें, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 250 बटे 1000 लीटर हो जाएगा। तो ये 1/4 लीटर हो गया। कितना हो गया, 1/4। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। एन का मतलब है नॉर्मलता दी हुई है 1/10। कितनी दी हुई है, नॉर्मलता 1/10 दी हुई है। विलयन के लिए N2CO3 की आवश्यक मात्रा यानी WB हमसे पूछा है, कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या नहीं है ये बताओ, तो हमारे पास EB ही नहीं है। क्या नहीं है, EB नहीं है। तो EB क्या है, N2CO3 है। क्या है, Na2CO3 बटे N हो जाएगा, यानी इसका अणुभार हो जाएगा। तो अणुभार निकालो, सोडियम का होता है 23, 23 दूनी 46 हो जाएगा, प्लस कार्बन का होता है 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 16 तियाँ 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। Na2CO3 है, तो Na2CO3 में देखें तो Na2CO3 में अगर हम इसको डिवाइड कर मतलब तोड़ें तो ये हो जाएगा 2Na प्लस डबल प्लस, सॉरी एक प्लस आएगा, 2Na प्लस और प्लस CO3 डबल माइनस। तो कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, तो 2 से भाग कर दो इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 24, इसको 1 दे दो तो 24 दूनी 48 हो गया, 48 प्लस 5 कितना हो गया, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। EB की वैल्यू कितनी आ गई, 53 आ गई। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या लगा दें, फार्मूला लगा दें अपना। फार्मूला क्या है, N बराबर WB ग्राम में बटे EB गुणे VT लीटर में। फार्मूला ही लगाना है। एन की वैल्यू कितनी दी है, 1/, अच्छा हमें जो निकालना हो पहले उसको अलग कर लो। WB निकालना है, WB को अलग कर लो। तो WB बराबर WB ग्राम में
बराबर क्या हो जाएगा एन, इसको यहाँ ले जाओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके नीचे एक लगा करके, तो एन गुणे ई बी गुणे वी टी, इसमें लीटर में। तो एन कितनी दी हुई है, नॉर्मलता है 1/10 गुणे ई बी की वैल्यू कितनी है 53 है, और वी टी कितना दिया है 1/4 दिया है, कितना दिया है 1/4 दिया। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, यहाँ एक बचा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 है, हो गया, 4 तियाँ 12 है। अब एक बचेगा, तो एक बचेगा, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा लो, 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, और बटे 10 ये आ गया। तो अब 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.325, क्या हो जाएगा 1.325, यानी इतने विलेय की आवश्यकता होगी हमें, इतने ग्राम Na2CO3 हमें क्या करना पड़ेगा, विलयन में घोलना पड़ेगा। तो इसकी जो नॉर्मलता होगी वो नॉर्मलता कितनी होगी, वो नॉर्मलता 1/10 होगी, कितनी होगी 1/10, यानी 0.1 नॉर्मलता आएगी। अगर हम Na2CO3 में कितना घोल दें, 1.325 ग्राम घोल दें विलयन में, कितने 2.5 यानी 1 लीटर विलयन में, किसमें 1/4 है ना ये, तो 1/4 लीटर विलयन में अगर इतना घोल देंगे तो नॉर्मलता कितनी आएगी 0.1 आएगी। समझ में आ गया, इतने ग्राम घोलना पड़ेगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई समस्या है तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, या आप लोग ऑफलाइन कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उसका भी रिप्लाई दे दें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में घुला है, नॉर्मलता ज्ञात करो। आसान है, कर लोगे तुम लोग। तो देखो 49 ग्राम है ना, तो WB दिया है, WB बराबर 49 ग्राम है, यही घुला है, तो विलेय की मात्रा है ना ये H2 250 ml में, तो VT बराबर कितना है 250 ml है। इसको हम लीटर में चेंज कर लें तो 250/1000 कर लें, 1000 लीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 1/4 लीटर हो जाएगा, 1/4 लीटर हो जाएगा। बोला है तो विलयन की नॉर्मलता हमें एन ज्ञात करनी है, हमारे पास ईबी नहीं है, ईबी निकालने, ईबी कैसे निकालते हैं, H2SO4 दिए हुए विलेय का अणुभार बटे एन, तो इसका अणुभार कितना होता है 98 होता है, और एन की संख्या 2 होती है, निकाल लेना। तो यहाँ से आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, तो अणुभार कितना आ गया 49 आ गया। अब हम क्या करें, फॉर्मूला लगा दें अपना, तो जब फार्मूला लगाएंगे तो n इक्वल्स टू हो जाएगा WB ग्राम में बटे EB गुणे VT, VT किस में हो जाएगा लीटर में, बस। तो WB कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, EB कितना है ये भी 49 है, और लीटर में VT कितना है, VT है 1/4, तो 1/4 ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 49 बराबर हो जाएगा 49 गुणे 4/49, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 4n, यही हमारी नॉर्मलता थी, ठीक है। समझ में आ गया, तो आंसर भी हमारा क्या है 4n। क्लियर, क्या सभी को समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 500 ml M/2 विलियन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, ये मोलरता का फार्मूला है, क्या है मोलरता है, ये भी मोलरता का सवाल है। मोलरता, देखो नॉर्मलता के क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आ जाते हैं मोस्टली, और केमिस्ट्री में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, या तो आएंगे तो सेम वैल्यू पर आएंगे, नहीं आएंगे तो, ठीक है। तो उम्मीद है, हो सकता है, देखो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग गैस ही कर सकते हैं,
100% श्योरिटी से बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यही आ जाएगा। हम लोग भी गेस करते हैं कि इनमें से कोई इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है। तो अपने हम जितना एफर्ट लगा सकते हैं वो हम अपने एफर्ट से कह देते हैं कि बेटा ये पढ़ लो, आ जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि यही पढ़ लो, ये पढ़ लो इनमें से आ सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि यही पढ़ो, इसके बाहर कुछ भी ना पढ़ो। तो इसके ये तो पढ़ो पढ़ो, इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो आप और भी चीजें पढ़ें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी इस लेक्चर का फ़ायदा मिल सके, इस सारे वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।